Hey everyone, welcome to the first video of MySQL playlist. Talking about prerequisite, तो कोई prerequisite नहीं है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है कि हम धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे. एंड वन थिंग आई वांट टू क्लियर इज कि इस प्लेलिस्ट का मेन फोकस आपके प्रैक्टिकल कंसेप्ट पे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल पार्ट. ओके, ना तो क्वेश्चन इज क्या हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे. द आंसर इज डेफिनेटली हम थ्योरी कवर करेंगे, बट उतनी जितनी आपको एक इंटरव्यू क्लियर करने के लिए चाहिए या डेटाबेस के कंसेप्ट को समझने के लिए चाहिए. ओके, नाउ द फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट विद द बेसिक थ्योरी ऑफ डेटाबेस. ठीक है, अब डेटाबेस से ही आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, व्हाट इज डेटा. ओके, कुछ को पता होगा, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार. डेटा रेफर्स टू रो अनप्रोसेस्ड फैक्ट एंड फिगर्स विदाउट एनी मीनिंग. तो देखो, आपके पास बहुत सारी फोटोज़ होंगी, ठीक है, टेक्स्ट फाइल हो सकती है, कोई म्यूज़िक फाइल हो सकती है, या आप डेली डील करते हैं नंबर्स के साथ, वीडियोस के साथ, तो इन सब चीज़ को हम डेटा बोलते हैं. ठीक है, आप कोई भी चीज़ उठा लीजिए, चाहे आपके पास कुछ सिंबल्स ही क्यों नहीं है, आप उस चीज़ को भी डेटा बोलेंगे. ठीक है, नाउ क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम हमने एक टर्मिनोलॉजी देखी है, इन्फॉर्मेशन, वो क्या होती है. सो जब आप डेटा को प्रोसेस करके इस तरह से ऑर्गेनाइज कर देते हैं कि जब आप उसको पढ़ते हैं तो उससे आपको कुछ ना कुछ समझ आता है, आप कोई ना कोई डिसीजन ले पाते हैं, उस डेटा को हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल. आपके पास एक लिस्ट है नंबर्स की, 20 डिग्री सेल्सियस, 25, 22, 18, 21. सो अब आपको इस लिस्ट से क्या समझ आ रहा है. ठीक है, आप में से कुछ आंसर देंगे कि सेल्सियस है, इसका मतलब मैम ये एक टेम्परेचर के बारे में बताया गया है. ओके, इससे ज़्यादा तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट मेरे को तो नहीं आ रहा है. ठीक है, वहीं अगर मैं आपको इस तरह से लिख के दे दूँ कि द टेम्परेचर फ्लक्चुएट थ्रू आउट द डे, मॉर्निंग में 20 डिग्री सेल्सियस था, देन आफ्टरनून में वो पीक पे जाके 25 डिग्री सेल्सियस हो गया एंड इवनिंग तक वो ड्रॉप हो गया 18 डिग्री सेल्सियस हो गया. अब आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि ओके, ये जो हमारे पास लिस्ट थी बेसिकली ये बता रही है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो थ्रू आउट द डे फ्लक्चुएट हो रहा है. इसका मतलब अब आपको एक पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, आप एक डिसीजन ले पा रहे हैं. ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने ये डाटा ही उठाया एंड इस डेटा को इस तरह से प्रोसेस किया कि अब हम इससे कुछ ना कुछ डिसीजन ले पा रहे हैं, इसे समझ पा रहे हैं, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन. तो मैं टर्म डेटा ही यूज करूंगी, आप समझ जाए. नाउ द क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा. हम जो डेटाबेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, हम ये जो प्लेलिस्ट कर रहे हैं, क्यों, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. आंसर इज डेटा इज द फ्यूल ऑफ AI. ठीक है, जितने भी आपके मॉडल्स आ रहे हैं, ठीक है, जैसे चैट GPT, बार्ड AI और बहुत सारे, ठीक है, ये सब किस पे ट्रेंड है, डेफिनेटली डेटा पे. अगर लेट से आपको कोई चीज़ समझनी है तो आप उसके लिए कहाँ जाते हैं, आप सर्च करते हैं ब्राउजर्स पे, या आप कोई बुक रीड करते हैं, तो बेसिकली आपको भी डेटा की ज़रूरत है. सेम जितने भी हमारी AI टेक्निक्स या टूल्स हैं, आप बोल सकते हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, डेटा की ज़रूरत है. या आजकल आप जो बोलते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शन, उसमें भी हमें डेटा की ज़रूरत है. सो ट्रस्ट मी, डेटा इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन टूडेज वर्ल्ड. ठीक है, अब देखिए, आप जब ब्राउज़र यूज़ करते हैं, लाइक से गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं, तो आप उस पर कितना ज़्यादा सर्चिंग करते हैं, ठीक है, कितना सारा काम करते हैं, बट कभी भी आपसे गूगल इस चीज़ के लिए एक सिंगल पेनी चार्ज नहीं करता है. द रीज़न इज़ उसको आपका डेटा मिल रहा है, एंड डेटा से ज़्यादा क्या चीज़ ज़रूरी है, लाइक वो उस चीज़ को सेल कर सकता है अदर कंपनीज़ को, उसको अपने लिए यूज़ कर सकता है. तो बहुत ज़्यादा लाइक यू कैन से बहुत एडवांस चीज़ है डेटा, एंड ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है. ठीक है, आप खुद भी कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा देखेंगे. नाउ नेक्स्ट इज वेयर डेटा इज स्टोर्ड. ठीक है, ओके, आप बोलेंगे कि हम फाइल्स में स्टोर करते हैं. ठीक है,
लोकल स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, लाइक हार्ड डिस्क हो गई हमारे पास, सीडीज हो गई, डीवीडीज हो गई। ओके, कुछ आंसर देंगे कि हमारे पास क्लाउड स्टोरेज भी आजकल, ठीक है, AWS, अमेजोन वेब सर्विस। कोई इनके बारे में नहीं जानता हो तो डेफिनेटली गूगल ड्राइव तो सबने यूज़ किया, तो वो भी क्लाउड स्टोरेज है। थर्ड चीज़ जो हमारे पास, जिसका हमारा मेन फोकस है, वो है डेटाबेसेस। ओके मैम, इनफ, डेटाबेसेस है क्या? सी, जब हम अपने डेटा को एक स्ट्रक्चर वे में ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो उसकी कलेक्शन को हम डेटाबेसेस बोलते हैं। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बोलूं तो डेटाबेस एक चीज़ है जहां आप डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। और मोर प्रिसाइजली हम कह सकते हैं कि डेटाबेस क्या है, बहुत सारे डेटा का स्टोरेज है, ठीक है। अब यहाँ है एक वर्ड स्ट्रक्चर्ड वे, ये क्या है, इसको हम देखेंगे, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि स्ट्रक्चर्ड क्यों लिखा है, ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ डेटाबेसेस। तो हमारे पास बहुत तरह के डेटाबेसेस होते हैं। अभी के लिए आप देख के बहुत हैरान हो रहे होंगे कि कैसे कैसे वर्ड्स लिखे हैं, डोंट वरी, हम धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। देखो, जो रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं वो डेटा को टेबल्स में स्टोर करते हैं। टेबल्स मतलब रो एंड कॉलम, ये आप सबने यूज़ किया है, जो आप एक्सेल फाइल यूज़ करते हैं वो भी टेबल से एक तरह से, ठीक है। तो ऐसे डेटाबेसेस जो डेटा को रोज एंड कॉलम्स में, जैसे टेबल्स में स्टोर करते हैं, उन डेटाबेसेस को हम रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि रिलेशनल क्यों? क्योंकि जो टेबल है उसे रिलेशन बोला जाता है, तो इसलिए इस डेटाबेस का नाम आता है रिलेशनल डेटाबेस। इसी डेटाबेस को आप बोलते हैं रो डेटाबेस, और कैन से SQL, और बहुत सारे लोग सिक्वल बोलते हैं, सिक्वल डेटाबेस। इसका एग्जांपल है माई सिक्वल, जो कि हम इस लिस्ट में कवर करेंगे, पोस्टग्रेसिक्वल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर, ठीक है। सो टेबल्स में स्टोर कर दिया, वो रिलेशनल डेटाबेस हो गया। सेकेंड वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस। जब डेटाबेस डेटा को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर करता है तो हम उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस बोलते हैं। जैसे कि आपने ऊप्स पढ़ी होगी ना, सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही होता है। एग्जाम्पल DB4 ऑब्जेक्ट DB, ठीक है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। फर्स्ट जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपका सिक्वल डेटाबेसेस है, एंड सेकंड ये थर्ड टाइप ऑफ DB, नो सिक्वल डेटाबेस, और आप कह सकते हैं नोट सिक्वल, नोट ओनली सिक्वल डेटाबेस, ठीक है। तो जो नो सिक्वल डेटाबेसेस होते हैं उन्हें आप नॉन रिलेशनल डेटाबेस बोल सकते हैं। इनको डिज़ाइन किया गया है वाइड वेराइटी ऑफ डेटा टाइप्स को हैंडल करने के लिए। देखो, अगर हम सिंपल टर्म्स में बोलें, जो अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा है उससे डील करने के लिए हमारे पास जो डेटाबेसेस हैं वो नो सिक्वल डेटाबेसेस हैं, ठीक है। सिक्वल डेटाबेसेस स्ट्रक्चर्ड हो गए, नो सिक्वल में जैसे कि आप इमेजेस हैं, इमेजेस को तो आप टेबल के फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते, तो इमेजेस जैसे और वीडियोस जैसी चीज़ों से आप कैसे डील करेंगे? डेफिनेटली नो सिक्वल डेटाबेस से। तो इसके एग्जांपल है मोंगोडीबी, कैसेंड्रा, रेडिस, काउचबेस, और भी बहुत तरह के एग्जांपल हैं। जो आपने बहुत ज़्यादा फेमस है, सुना भी होगा, वो है मोंगोडीबी, ठीक है। तो अब नो सिक्वल डेटाबेस के भी टाइप होते हैं, जनरली 4 में डिवाइड होता है ये। फर्स्ट वन इज की वैल्यू, सेकेंड वन इज कॉलम, थर्ड वन इज डॉक्यूमेंट, फोर्थ वन इज ग्राफ डाटाबेस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कॉलम डाटाबेस क्या है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने पहले रो डाटाबेस सुना है, ठीक है, उसमें हम रो एंड कॉलम में मतलब टेबल्स में भी स्टोर कर लेते थे, तो मैम ये कॉलम डाटाबेस क्या है? वेट, हम डेफिनेटली उसमें और इसमें डिफरेंस देखेंगे। अभी के लिए आप जनरल समझो कॉलम डाटाबेस क्या है। देखो, कॉलम डाटाबेस क्या है? एक नॉन रिलेशनल डाटाबेस है जो डाटा को कॉलम्स में स्टोर करता है, रोज में स्टोर करने की बजाय, ठीक है। मैं रिपीट करती हूँ, कॉलम डाटाबेस क्या है?
नो सीक्वल डाटाबेस है जो डेटा को कॉलम्स में स्टोर करता है इंस्टेड ऑफ रोज। कैसे होता है? रो में स्टोरेज, मैम क्या बोल रही हो? रो में स्टोरेज, कॉलम में स्टोरेज, डोंट वरी, हम एग्जाम्पल से समझेंगे, जस्ट बी सम पेशेंस। ओके, एग्जाम्पल इज कैसेंड्रा एंड अमेजोन रेडशिफ्ट। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज ग्राफ डेटाबेस। अब जो ग्राफ डेटाबेस है, नाम से भी समझ आ रहा है कि ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर का यूज करेगा डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि हम ग्राफ डेटाबेस को कहाँ यूज करते हैं। देखो, जैसे कि आपका फेसबुक है, ठीक है, या इंस्टाग्राम है, वहाँ पे आपको शो करना होता है कि देखो, ठीक है, ये एक पर्सन है, लेट से विराट कोहली, उसका फ्रेंड कौन है, ठीक है, फिर लेट से उसका फ्रेंड है शाहरुख खान का कौन फ्रेंड है। तो इस चीज़ को आप टेबल में स्टोर नहीं कर सकते इतना इजीली, तो आप यहाँ पे ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमारे पास ग्राफ डाटाबेस है। एग्जाम्पल Neo4j एंड अमेजोन नेपच्यून। ओके, नेक्स्ट वन इज की वैल्यू डाटाबेसेस। अब ये भी नाम से समझ आ रहा है कि जो डेटा को पेयर्स में स्टोर करता है, लाइक एक की है, उसके कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उस चीज़ को हम की वैल्यू डाटाबेस बोल देते हैं। ठीक है, ये मेनली कब यूज़ किया जाता है? ये यूज किया जाता है कैशिंग के लिए। ठीक है, लेट से मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है एंड मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मेरे फॉलोअर्स हैं 50। ठीक है, अब मैं हर बार जब भी अपने इंस्टाग्राम में लॉगिन करूँगी तो मेरा इंस्टाग्राम मेरे फॉलोअर्स को काउंट नहीं करेगा। ठीक है, वो पहले से स्टोर करके रखेगा, ओके इतने फॉलोअर्स हैं आपके, अगर कोई चेंज हो रहा है, ठीक है, मान लो कोई फॉलोअर ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उस स्टोरेज वैल्यू में ही चेंज कर देगा। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा कि की वैल्यू डाटाबेस क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इसका एग्जांपल है रेडिस एंड अमेजोन डायनेमो डीबी। ये मैं आपको मेन एग्जांपल्स दे रही हूँ, बाकी बहुत होती हैं। अब आता है मेन क्वेश्चन, कॉलम और रो डेटाबेस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, प्लीज़ लुक एट माय कर्सर, आपको यहाँ वहाँ नहीं देखना है। ठीक है, देखो मेरे पास एक टेबल है जिसमें 3 कॉलम्स है हमारे पास, रोल नंबर का, नेम का, मार्क्स का। ठीक है, एंड 1 2 3 4 ये हमारे पास इसके अंदर रोल नंबर है जिनकी नेम मेंशन है एंड मार्क्स मेंशन है। जब हम रो डेटाबेस की बात करते हैं, या रो बोल लो, रिलेशनल बोल लो, सीक्वल बोल लो, ठीक है, जब हम उसकी बात करते हैं तो ये जो टेबल है ये मेमोरी में कैसे स्टोर होगी समझते हैं। ये रो वाइज स्टोर होती है। ठीक है, जैसे फर्स्ट रो है 1 अंशु 99, तो मेमोरी में ऐसे स्टोर होगी 1 अंशु 99। ठीक है, फिर सेकंड रो स्टोर हुई, ठीक है, फिर थर्ड रो स्टोर हुई एंड सेम फोर्थ रो, जितने भी रो हैं, मतलब रो वाइज स्टोर हो रहा है। जब हम कॉलम डेटाबेस की बात करते हैं तो कॉलम वाइज स्टोर होता है, जैसे कि पहले फर्स्ट कॉलम स्टोर हो जाएगा पूरा, फिर सेकंड कॉलम की एंट्री स्टोर होंगी, फिर थर्ड कॉलम की एंट्री स्टोर होंगी। ठीक है, तो होप अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि रो डेटाबेस बेसिकली क्या होता है एंड कॉलम डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, एंड लेट से आपको और ज़्यादा जानना है तो हम यहाँ से, ये मैंने और मेंशन कर दिया है आपका, ठीक है, एक लिंक दिया है मैंने, यहाँ से आप रो वर्सेस कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेस के बारे में और ज़्यादा समझ सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इलेबोरेशन में आपको यहाँ से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि हमें रो डेटाबेस कब यूज़ करना है एंड कॉलम डेटाबेस कब यूज़ करना है। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? क्वेरीज के टाइप पे डिपेंड करता है। ठीक है, either you run the row database or column database, it always depend on the type of queries you shall be running. Okay, let's say मैं आपसे पूछती हूँ what is अंशु's roll number, तो फिर इस केस में आप कौन सा डेटाबेस को प्रेफर करेंगे? सोचिए थोड़ा सा। द आंसर इज रो डेटाबेस, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत इजी हो जाएगा रिजल्ट निकालना। ठीक है, मेमोरी से। अगर मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट, ठीक है, तो फिर आप कॉलम डेटाबेस को यूज करेंगे। रीजन इज, अगर मैं
रो डेटाबेस को यूज़ कर रही हूँ तो मैं पहले ही मेमोरी से ये सेल्फ फेच करूँगी, फिर ये, तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। एंड वही मैं कॉलम डेटाबेस यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ से इजीली सम अप हो सकता है। ठीक है, तो जो रो डेटाबेस है एंड कॉलम डेटाबेस है वो आपके क्वेरीज पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज DBMS। ठीक है, तो मैं फुल फॉर्म बता देती हूँ। DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बट ओके मैम, होता क्या है? ठीक है, अब हमने ये तो बोल दिया कि जो डेटाबेसेस हैं वो कलेक्शन ऑफ डेटा है। ठीक है, सिंपल, बहुत सारे डेटा का कलेक्शन क्या है? डेटाबेसेस हैं। ठीक है, अब हम इन डेटाबेसेस के साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगे? एक डेटाबेस में आप डेटा कैसे स्टोर करेंगे ना, समझ रहे हो? ठीक है, हमारे पास डेटाबेस है पर मुझे उस डेटाबेस में CRUD ऑपरेशन करनी है। ठीक है, मेन जो ऑपरेशन होते हैं वो CRUD होते हैं, C फॉर क्रिएशन, रिट्रीवल, अपडेशन या डिलीशन। ठीक है, अगर मुझे डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है तो मैं कैसे करूँगी? तो उस चीज़ का आंसर है एक सॉफ्टवेयर जो हमें हेल्प करता है इन डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए, और उसी सॉफ्टवेयर को हम DBMS बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल MySQL, PostgreSQL, MongoDB हमारा, ठीक है, क्या है? NoSQL डेटाबेस, आपको याद रखना। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना MySQL। तो उससे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। ठीक है, देखो प्राइमरी की लिखा है ये हम बाद के लिए छोड़ देते हैं। कॉलम्स को हम फील्ड्स भी बोलते हैं और एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कॉलम्स को ही फील्ड बोला जाता है एंड फील्ड्स को ही एट्रीब्यूट्स बोला जाता है, वेयरएज रो को आप रिकॉर्ड भी बोलते हैं और टप्पल भी बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स को आप डिग्री बोलते हैं। जैसे इस टेबल में आपकी डिग्री कितनी है? 1 2 3 4 कॉलम्स हैं तो आपकी डिग्री हो गई 4। ठीक है, ये आपका डेटा वैल्यूज है। फाइन, अब नंबर ऑफ रोज को, ठीक है, 1 2 3 4 आप क्या बोलते हैं? कार्डिनैलिटी। आपको याद रखना है रो को रिकॉर्ड और टप्पल बोला जाता है। सेकंड पॉइंट, कॉलम को फील्ड एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ कॉलम्स को डिग्री बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट, नंबर ऑफ रोज को कार्डिनैलिटी बोलते हैं। ठीक है, एंड हम टेबल को रिलेशन भी बोलते हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब है डोमेन। डोमेन मतलब देखो मैं समझाती हूँ, सैलरी की डोमेन क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ लिखा है 5000 to 1 लाख। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका ये सैलरी कॉलम है इसमें सिर्फ इसी रेंज में वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, और इजी से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एम्प्लॉय ID है यहाँ पे। ठीक है, या कैन से आपके पास एक स्टूडेंट टेबल है जहाँ पे रोल नंबर है और रोल नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4। तो रोल नंबर के डोमेन क्या होगी? इंटीजर। मतलब आप उस कॉलम में सिर्फ इंटीजर ही स्टोर कर सकते हैं, आप उसमें कैरेक्टर स्टोर नहीं कर सकते। तो बेसिकली डोमेन आपको ये बताता है कि किस टाइप की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, नाउ अब DBMS की फंक्शनैलिटीज की बात करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो DBMS है, ठीक है, या आप बोल सकते हैं जो डेटाबेस है वो सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक आपने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, एंड अपनी कंपनी का डेटा स्टोर कर दिया एक डेटाबेस में, एंड सोचिए कि वो डेटाबेस हैक हो गया तो आप कितना ज़्यादा लॉस होगा। तो जो DBMS होते हैं और यू कैन से डेटाबेसेस होते हैं वो हाईली सिक्योर्ड होने चाहिए। ठीक है, सेकंड वन इज कंकरेंसी। कंकरेंसी क्या होता है कि लेट्स से मैं एक डेटाबेस का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, वहीं सेकंड पर्सन भी उसी टाइम उस डेटाबेस का यूज़ कर सकता है। ऐसा नहीं कि एक यूज़र एक बार डेटाबेस का यूज़ कर रहा है तो उस टाइम और कोई यूज़र उसे यूज़ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए।
सो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक इनेबलिंग 2 or more यूजर्स टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस एट द सेम टाइम विदाउट अफेक्टिंग डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी क्या है उसे समझते हैं। डेटा इंटीग्रिटी बेसिकली 3 वर्ड्स का सम होता है। मतलब आपका जो डेटा है वो एक्यूरेट हो, कंसिस्टेंट हो और कंप्लीट हो। अगर एक्यूरेट है, कंसिस्टेंट है, कंप्लीट है तो हम बोलेंगे कि हमारे डेटा में इंटीग्रिटी है। एग्जाम्पल, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है एंड लेट्स से वो तन्नू नाम से, तो जितनी बार मैं अपने इंस्टाग्राम में लॉगिन लॉग आउट कर रही हूँ वो मेरा इंस्टाग्राम का जो अकाउंट हैंडल है वो उसी नाम पे होना चाहिए, मतलब वो एक्यूरेट होना चाहिए। एंड मैं जितनी बार भी कर रही हूँ वो कंसिस्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैंने सेकंड टाइम लॉगिन किया तो वो चेंज हो गया, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली डीबीएमएस क्या कर सके, डेटा को मैनेज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रांजेक्शन्स। अभी जो ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं ये हम बाद में बहुत डीपली समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्या होता है कि अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रही हैं तो उसमें 2 ही चीज़ें होंगी, या तो कंप्लीट हो जाएगी, अगर वो कंप्लीट नहीं हुई है, लेट्स से कोई एरर आ गई तो वापस से रोल बैक हो जाएगी, मतलब अपनी इनिशियल स्टेज पे आ जाएगी। ठीक है, और एक डीबीएमएस बैकअप मैनेजमेंट होनी चाहिए, उसमें रिकवरी मैनेजमेंट, ये तो नॉर्मल से ऑब्वियस पॉइंट है, ये तो होनी चाहिए। मेन जो आपको ध्यान रखना है इंटीग्रिटी एंड कंकरेंसी, ये 2 नई टर्म हैं जो आपने पढ़ी होंगी, तो इनको आप एक बार रिवाइज कर लेना। अब आता है क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल डेटाबेस। तो एक आइडियल डेटाबेस की भी यही प्रॉपर्टी होती है कि वो इंटीग्रिटी हो उसमें। ठीक है, अवेलेबिलिटी हो, कि ऐसा हो कि अगर आपको डेटाबेस लेट से रात को यूज़ करना है तो भी वो वर्क कर रहा हो। ठीक है, मतलब वो 24/7 अवेलेबल होना चाहिए आपके पास, सिक्योर हो। ठीक है, वही कंकरेंट हो, इंडिपेंडेंट ऑफ एप्लीकेशन हो, कि आप कोई भी एप्लीकेशन में अपने डेटाबेस को एक्सेस करना चाहे तो वो ईजिली यूज़ हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर आपसे फंक्शनैलिटी ऑफ डीबीएमएस पूछा जा रहा है या डेटाबेस की आइडियल प्रॉपर्टीज पूछी जा रही है तो ये कॉमन चीज़ है, ये सब आना चाहिए उसमें। नाउ ठीक है, अब हमने बहुत तारीफ सुन ली डीबीएमएस की, अब हम देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। देखो, सबसे पहले जो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, एंड हाईली कॉस्टली होते हैं। ठीक है, थर्ड, स्केलेबिलिटी भी काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट होती है उसमें, सिक्योर करके रखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। एंड द लास्ट वन इज़ डेटा माइग्रेशन। जितने भी आपके ये डीबीए की प्रोफाइल्स होती हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की, इनको सबसे ज़्यादा फियर ये होता है कि हमें कब अपने जो डेटा है वो माइग्रेट करना पड़ जाए। मतलब लेट्स से मेरी कंपनी है, हम पहले एक डेटाबेस सर्विस को यूज़ कर रहे हैं एंड मुझे कोई उसे चीप मिल गई है एंड सेम फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करिए, डेफिनेटली मैं क्या बोलूँगी अपनी कंपनी को कि हम उस वाले डेटाबेस सर्विस पे स्विच कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, हमें अपना पुरानी सर्विस से सारा डेटा उठाना पड़ेगा और नई वाले पे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो डेटा की माइग्रेशन है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं डेटाबेस के, लाइक फ्लेक्सिबिलिटी हो गया। ठीक है, एंड स्केलेबिलिटी ये कवर हो चुका है, और भी डिसएडवांटेजेस है वो आपको देखना है एक बार। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, ठीक है मैम सब हो गया, अब हम थोड़ा थ्योरेटिकल समझते हैं कि हम एसक्यूएल कमांड्स को लिखेंगे कहाँ। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं। ठीक है, आप माई सिक्वल वर्कबेंच यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, आपको एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसे आप बहुत ज़्यादा ईजिली डील कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको सब कुछ कमांड से ही करना है तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। वहीं अगर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ कि ओके आप ये लो, माउस से क्लिक कर दो, ये एक्शन हो जाएगा, तो वो काफ़ी यू कैन से ग्राफिकल इंटरफेस होते हैं, वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होते हैं। तो ये जो माई सिक्वल वर्कबेंच है ये GUI है। ठीक है, सेकंड वन इज PHP माई एडमिन, जो वेब सर्वर की डेवलपमेंट में होंगे। ठीक है, या
मतलब वेब डेवलपमेंट जिन्होंने की होगी उन्हें में भी हो सकता है उन्होंने कभी PHP माई एडमिन के साथ वर्क किया है। तो PHP माई एडमिन में हमारे पास SQL कमांड्स टाइप करने का होता है, तो हम PHP माई एडमिन को भी यूज़ करते सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं लाइक XAMPP। ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि XAMPP कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, थर्ड वन इज आईडी प्लगइन्स होते हैं। आईडी क्या है, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, आपका पाईचार्म हो गई, तो ये प्लगइन्स प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर आप इजीली अपनी SQL कमांड्स को लिख सकते हैं। ठीक है, या आप ऑनलाइन SQL एडिटर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट वन बट नॉट लिस्ट MySQL कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं ना। मेन पॉइंट क्या है, आपको SQL कमांड्स आनी चाहिए। इट डजेंट मैटर आप कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बट इस प्लेलिस्ट में जो मेनली हम यूज़ करेंगे वो होगा हमारा MySQL वर्कबेंच एंड XAMPP का PHP माई एडमिन। ठीक है, ज़्यादातर जो कंपनीज में यूज़ होता है वो होता है MySQL वर्कबेंच, बट जो आपका XAMPP से आप अपाचे MySQL यूज़ करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, तो हम उससे स्टार्ट करेंगे एंड देन हम MySQL वर्कबेंच पे धीरे धीरे आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे अपनी सेटअप रेडी करके SQL कमांड्स को। ओके, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।